आज हम गैस्ट्राइटिस के बारे में क्या क्या इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशन आ जाएगी कि गैस्ट्राइटिस क्या है, फिर टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस आ जाएगा, फिर कॉजेज़ एंड द रिस्क फैक्टर ऑफ गैस्ट्राइटिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को हम साइन और सिम्टम्स बोलते हैं। एंड द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस भी देखेंगे एंड द मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस। सो जो ओवरऑल इस गैस्ट्राइटिस की डिसीज़ कंडीशन है वो हम पूरी तरीके से देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि गैस्ट्राइटिस क्या है। The word gastritis comes from the two words gastro refers to the stomach and itis is suffix usually need in medical conditions means inflammation। तो इसमें क्या होता है, शब्दों को तोड़ के पढ़ो तो ज़्यादा सही है। तो गैस्ट्रो को हम अलग बोलेंगे और आइटिस को अलग कर देते हैं। गैस्ट्रो मतलब क्या हो जाता है, स्टमक की बात कर रहे हैं। और जो लास्ट का पार्ट है आइटिस मतलब भी होता है इन्फ्लेमेशन। तो ओवरऑल क्या मतलब हो गया कि स्टमक में इन्फ्लेमेशन है। सो द गैस्ट्राइटिस इज़ डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक म्यूकोसा। स्टमक में लाइनिंग प्रेजेंट होती है, मतलब कि जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसमें सबसे जो इनर वाली लेयर होती है वो म्यूकोसल लेयर होती है। सो उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है, इसी को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। द स्टमक लाइनिंग कंटेन्स अ स्पेशल सेल्स दैट प्रोड्यूस एसिड एंड एंजाइम्स। स्टमक की लाइनिंग जो होती है उनके पास में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये क्या मदद करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को डाइजेस्ट होने के लिए। एंड म्यूकस विच प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। और जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो स्टमक को बचा करके रखता है, जो भी एसिडिक कंटेंट है उस सब चीज़ों से प्रिवेंट करके रखता है। When the stomach lining is inflamed, it produces less acid, enzymes and mucus। अगर वही हमारी जो इनर लाइनिंग है, ये लेयर है, जो म्यूकोसल लेयर है, वो अगर इन्फ्लेमेटेड हो गई या इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई उस चीज़ में, तो उसकी वजह से जो उसका स्पेशल सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एंजाइम्स का प्रोडक्शन कम होगा और म्यूकस भी लेस रिलीज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है कि हेल्दी स्टमक किस तरीके से है और इन्फ्लेमेटेड। ये इसके टाइप्स की बात कर लें तो इसमें दिखाया गया है कि 4 तरीके के होते हैं: एट्रोफिक, इरोसिव, क्रोनिक एंड एक्यूट। जैसे कि पता ही होगा कि एक्यूट मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है विद सडन ऑनसेट में होता है। और वहीं पे क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है विथ ग्रेजुअल ऑनसेट, धीरे धीरे कर करके वो डिसीज़ कंडीशन कॉज करता है। वहीं पे एट्रोफिक आ जाता है। और क्रोनिक में भी हम देखते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इरोसिव और नॉन इरोसिव। तो आगे देख लेते हैं क्या है इरोसिव और नॉन इरोसिव। द इरोसिव गैस्ट्राइटिस कॉजेज बोथ इन्फ्लेमेशन एंड इरोजन, मतलब वियरिंग अवे ऑफ द स्टमक लाइनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जब गैस्ट्राइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन जब कॉज होता है तो इन्फ्लेमेशन भी कॉज हो रहा है और साथ में लेयर जो होती है म्यूकोसल लेयर है वो भी डिग्रेड करने लगती है, मतलब हटने लगती है। तो उसकी कंडीशन को कहते हैं इरोसिव। सो दैट दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव गैस्ट्राइटिस, और इसको रिएक्टिव गैस्ट्राइटिस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे नॉन इरोसिव की बात करें, सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग विदाउट इरोजन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। इसमें क्या बताया गया है नॉन इरोसिव में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो लेयर है वो नहीं हट रही है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं हो पा रहा है कि वो जो इनर जो लेयर है स्टमक की वो नहीं हट रही है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है। सो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, नॉन इरोसिव। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस क्या है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस इज द क्रोनिक फॉर्म इन विच द गैस्ट्रिक म्यूकोसा बिकम वेरी थिन and the most of the cells that produce digestive acids and enzymes are lost। ये कैसी कंडीशन होती है, ये भी क्रोनिक फॉर्म में होती है, मतलब कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होती है, धीरे धीरे इनका ग्रेजुअल जो होता है ऑनसेट होता है डिसीज़ कंडीशन का। सो जो इनमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर है वो एकदम पतली हो जाती है, और जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एसिड्स और एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं उनका जो एक्टिविटी है या फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे लॉस होती रहती है। दिस टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस यूजुअली अकर्स ड्यू टू द ऑटो इम्यून प्रॉब्लम इन विच एंटीबॉडीज़ अटैक द
बॉडीज़ ओन टिश्यू। इसको एक नाम से जान लो सीधे सीधे, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो एंटीबॉडीज़ के नाम से भी यहाँ पे बताया गया है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ है, मतलब अपनी खुद की इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स जो होती हैं वो अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी खुद की बॉडी की टिश्यूज़ हैं और उनकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होने लगती है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं कि कॉजेज़ क्या हो जाएंगे अगर कि किसी भी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन है उसके स्टमक में, तो उसको क्या क्या किसकी वजह से हो सकता है वो देख लेते हैं। गैस्ट्राइटिस यूजुअली डेवलप व्हेन स्टमक प्रोटेक्टिव लेयर बिकम वीक एंड नॉट डैमेज्ड। गैस्ट्राइटिस कब हो सकता है? जब जो प्रोटेक्टिव लेयर है स्टमक की वो वीक हो गई है या डैमेज हो गई है या डिस्टर्ब हो गई है, ख़राब हो गई है, सो उस चीज़ की वजह से। दूसरा पॉइंट क्या है? गैस्ट्राइटिस एसोसिएटेड विद वेरियस मेडिकेशंस, मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशंस, फिजिकल स्ट्रेसेस, सोशल हैबिट्स, केमिकल्स एंड इन्फेक्शंस। ये क्या है? गैस्ट्राइटिस और किन 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 वजहों से हो जाती है? ऐसे कुछ मेडिकेशंस हैं जो बहुत सारे लोग जो होते हैं काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन से खा रहे होते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन्स की वजह से जो हमारी स्टमक लाइनिंग है वो पतली हो जाती है, ख़राब हो जाती है या इन्फ्लेमेशन कॉज करने लगती है। सो मेडिकेशंस की वजह से भी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। ये सर्जरी हो रखी है, उस कंडीशन में स्टमक में इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है, ये फ़िज़िकल स्ट्रेसेस की वजह से भी ऐसी कंडीशंस है, या सोशल हैबिट्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से, कोई ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं उनकी वजह से भी, और अगर कोई बैक्टीरिया या जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है स्टमक में, तो वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। सम ऑफ द मोर कॉमन कॉजेज़ ऑफ गैस्ट्राइटिस आर लिस्टेड हेयर। और क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि अभी बताया, इन्फेक्शन क्यों कॉज हो सकता है? बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन कॉज अराइज हो सकती है। एच पाइलोरी। एच पाइलोरी मतलब क्या होता है? यहाँ पे एच के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलिकोबैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे स्टमक को इन्फ्लेमेटेड बनाता है। वहीं पे आ जाता है दूसरा पॉइंट, रेगुलर यूज़ ऑफ पेन रिलीवर्स। बार बार दवा खा रहे हैं, पेन की दवा खा रहे हैं, जिसकी वजह से भी स्टमक में इन्फ्लेमेटेड हो सकती है। स्टमक की लाइनिंग जो होती है वो इरिटेट भी हो सकती है। ओल्डर एज में देखने को मिलता है, बहुत कॉमन होता है। या अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, या कुछ स्ट्रेस कंडीशन है उसकी वजह से, कोकीन यूज़ की वजह से, या और कोई भी ड्रग्स ले सकते हो, टोबैको की वजह से, कोई भी ऐसी हार्मफुल ड्रग जो हमारे स्टमक में जाके इन्फ्लेमेटेड कर सकती है, इरिटेट कर सकती है इंटरनल लाइनिंग को। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से, HIV है या एड्स में, और पैरासिटिक इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। अब इसके साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं, या उसको ही हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कह सकते हैं। पहले क्या हो जाएगा? ब्लैक या टेरी स्टूल, काला कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। ब्लॉटिंग, पेट में गुड़गुड़ाहट जैसा लगेगा। नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी की तरह फीलिंग आएगी या उल्टी हो जाएगी, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेंगी। फीलिंग एक्स्ट्रा फुल ड्यूरिंग और आफ्टर अ मील, फुलनेस वाली फीलिंग आएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे। जब पेट में इन्फ्लेमेशन है, जलन जैसी मच रही है, तो खाना खाने का मन वैसे भी नहीं करेगा, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी। अब लॉस ऑफ एपेटाइट को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं। और इसमें और भी पॉइंट्स बन सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट से। खाना अगर इंसान नहीं खा रहा है तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। वेट लॉस होने की वजह से और भी क्या होगा? फटीग होगी, एंजाइटी होगी, वीकनेस होगी। तो इतने सारे पॉइंट सिर्फ एक टॉपिक से ही मिल जाएंगे। सो ये सारे के सारे अपना अलग अलग करके पॉइंट्स बना सकते हैं, तो 5 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं स्टमक अल्सर। स्टमक में कोई अल्सर का फॉर्मेशन हो सक गया है। लूजिंग वेट, अब अपर एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट की वजह से वॉमिटिंग, ब्लड, जिसको हम कहते हैं हेमेटोएमेटिक्स। और यहीं पे अगर यहाँ पे वॉमिटिंग ब्लड का क्या मतलब है? अगर कोई भी इंसान उल्टी कर रहा है तो उसमें अगर ब्लड देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं हेमेटोएमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर एक सवाल पूछूं आप लोगों से कि अगर फ्रेश ब्लड अगर हमारे स्टूल में देखने को मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेमेटोचीजिया। और वहीं पे नॉर्मल ब्लड देखने को मिल रहा है स्टूल में तो उसको कहेंगे मेलिना। ओके,
फिर आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स है। फीवर आ सकता है, वीकनेस आ सकती है, शोर टेस्ट इन माउथ, स्वेटिंग, इंक्रीज हार्ट रेट, डिज़निया, चेस्ट पेन, ब्लडी बावल मूवमेंट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इन वॉमिटिंग। ये सारी चीज़ें हम कॉज साइन और सिम्टम्स में आ जाएंगी। फिर हम कैसे पता लगाएंगे? तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डिसीज़ कंडीशन लिखेंगे जिसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखना है तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट है। 2 पॉइंट तो ऐसे ही बन जाएंगे। फिर क्या कर सकते हैं? एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन का एग्जामिनेशन, LFT, KFT, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि बेरियम स्टडी। ये क्या होता है? बेरियम स्टडी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें बेरियम को इंसर्ट किया जाता है कोलन या रेक्टम एरिया के थ्रू, जो कि देखा जाता है कि बेरियम कहाँ कहाँ किस किस जगह पे पहुँच रही है और उसको फिर बाद में एक्सरे कर लिया जाता है। अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है या परफोरेशन है तो वो बेरियम ऐसा मतलब कि चमकदार तरीके से उसको रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से जब अगर उस चीज़ को एक्सरे जब करेंगे, उस पेशेंट का अगर एक्सरे करेंगे तो इजीली विजुअल हो जाएगा। सो द प्रोसीजर इन विच एक्सरे ऑफ द कोलन एंड द रेक्टम आर टेकन आफ्टर अ लिक्विड कंटेनिंग बेरियम इज पुट इनटू द रेक्टम। ओके। फिर बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी होती है कोई भी ऐसे सेल या टिश्यू जो कि हम किसी भी ऑर्गन या हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं उस एग्जामिनेशन को बायोप्सी कहते हैं। फीकल ऑकर्ड ब्लड टेस्ट। ऑकर्ड मतलब हिडन ब्लड जो होता है स्टूल में, वो देखने में मदद करता है। जैसे कि हम नीड डाइस से नहीं देख सकते हैं कि हमारे स्टूल में ब्लड का कंटेंट है, पर हम ये फीकल ऑकर्ड ब्लड टेस्ट से एग्जामिन करते हैं कि हमारे स्टूल में या पेशेंट के स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है। फिर H पायरोलिक टेस्ट, ये स्टूल टेस्ट। फिर ईसोफेगो गैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी, ये EGD, ऐसा ये टेस्ट होता है जो कि एग्जामिन करा जाता है ईसोफेगस को, स्टमक को और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसको डियोडेनम कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके फ्रंट में या माउथ पार्ट पे जो होता है एक कैमरा लगा दिया जाता है जो कि इंसर्ट किया जाता है हमारी GI ट्रैक में, जिससे कि हम क्या एग्जामिन कर सकते हैं? ईसोफेगस को, स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडेनम वाला पार्ट है, उन सारी चीज़ों को ईजिली एग्जामिन करने में मदद करता है। ये जैसे कि इसमें दिख रहा है, इस डायग्राम में शो किया जा रहा है। अब बात आ जाती है मैनेजमेंट कि कैसे हम किस चीज़ को मैनेज करेंगे। सो द ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन सम एक्सटेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ द गैस्ट्राइटिस। द मेडिकेशंस इंक्लूड, पहले क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से को बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटी एसिड्स क्या होते हैं? जो भी एसिड लार्ज मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी एसिड्स देंगे। फिर क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं? ये भी वही उसी तरीके का काम करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स का। हिस्टामाइन ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर्स भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं? रिड्यूस द एसिड प्रोडक्शन। सेम वही बातें हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। और इनकी मेडिकेशंस का नाम मस्ट है, कम से कम 2 तो याद करने ज़रूरी है। फिर आ जाता है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। ये क्या करता है? गैस्ट्रिक म्यूकोसल जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। एंटीएमेटिक्स क्या होते हैं? ये नोज़िया वॉमिटिंग इसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, इसलिए हम एंटीएमेटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को। एनाल्जेसिक पता ही होगा, पेन के लिए देते हैं। IV फ्लूइड दे सकते हैं, रेस्ट करा सकते हैं पेशेंट को। अवॉइड स्मोकिंग कहेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीज़ों से दूर रहो। डाइटरी मैनेजमेंट में आ जाता है अवॉइड हॉट एंड स्पाइस डाइट, ज़्यादा गर्म चीज़, ऑयली चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें खाने से अवॉइड करा जाए। टेक स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट, कम खाओ, बार बार खाओ और अलग अलग चीज़ें खाओ, ये हम डाइटरी मैनेजमेंट में दे सकते हैं। वहीं पर सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? गैस्ट्रिक रिसेक्शन या गैस्ट्रेक्टोमी, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टमक,
इसमें क्या होता है, स्टमक को पार्शियली या फुल्ली रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको कहेंगे गैस्ट्रेक्टोमी सर्जिकल मैनेजमेंट में, इस तरीके से जैसे ये डायग्राम में शो किया गया है। नर्सिंग मैनेजमेंट्स क्या हैं, डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, किस पे हम अगर एनसीपी बनाने को आई तो हम क्या क्या डायग्नोस लिख सकते हैं। पहले तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसकी वजह से नोज़िया और वोमिटिंग हो रही है, मतलब नोज़िया और वोमिटिंग होती है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है। वहीं पे पेन रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर, ठीक, ये दूसरा आ जाएगा डायग्नोस। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर ओरल इंटेक, ओरल इंटेक अच्छे से नहीं करेंगे तो न्यूट्रिशनल लॉस हो जाएगा, जैसे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, तो एक ये डायग्नोसिस भी हो सकता है। इम्पेयर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन, अगर पेशेंट को दर्द हो रही हो तो उसकी स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा। एंजाइटी, घबराहट हो रही है, एटीट्यूड रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे कि पेशेंट आया तो हॉस्पिटल का सराउंडिंग देख के भी कुछ लोग घबरा जाते हैं, डिसीज़ कंडीशन को देख के घबरा जाते हैं, तो इसकी वजह से एंजाइटी होगी पेशेंट को। नॉलेज डेफिसिट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट रेजिमेंट, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसके बारे में अनअवेयर है, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं। वहीं पे नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या हो जाएंगे, टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है तो क्या क्या इंटरवेंशंस हम दे सकते हैं पेशेंट को। मॉनिटर करो एंड रिकॉर्ड करो वाइटल साइंस को, वाइटल ऑर्गन्स या साइंस को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है कि ओवरऑल असेसमेंट हो जाता है कि फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग की। दूसरा पॉइंट है, जब मॉनिटर स्किन कलर के बारे में मॉनिटर करेंगे, डेली फ्लूइड इनटेक और आउटपुट के बारे में देखेंगे, वेट मेज़र करेंगे, आईवी फ्लूइड का फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, फिर मेंटेन करेंगे पेशेंट की हाइजीन, उसकी स्किन की केयर करेंगे, यह एंटी एसिड्स जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और कुछ भी मेडिकेशन जो भी पेशेंट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की रखी हैं वो सारी चीज़ें हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है पेन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें कौन से पेशेंट को इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसेस नेचर ऑफ पेन इंक्लूडिंग लोकेशन, इंटेंसिटी पैटर्न, यूज़ पेन स्केल। इसमें कैसे हम करेंगे, पेन को एसेस करेंगे कि किस जगह पे हो रही है, कितनी इंटेंसिटी से हो रही है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एक कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना करे जिसकी वजह से पेन पेशेंट को और ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें खाने से मना करेंगे। इंक्लूड फ्लूइड इनटेक, जितना ज़्यादा है लिक्विड चीज़ें को पेशेंट को देंगे। फिर एडवाइस टू अवॉइड स्मोक एंड अल्कोहल, दारू शराब ये सब ना ही पिए ना ही खाए तो अच्छी बात है। एनाल्जेसिक एज एडवाइज्ड। ये पेन स्केल है, इसके थ्रू हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। टू मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल, अब अगर न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन करेंगे तो उसमें के बारे में है मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट। एक कभी भी आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इनटेक आउटपुट चार्ट होता है, उसको भी फिल किया जाता है, देखा जाता है कि पेशेंट ने क्या खाया, कब खाया, कितने टाइम में खाया। ओवरऑल इसके बारे में भी अवेयर रहना पड़ता है। मॉनिटर करेंगे वेट को डेली, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, कम कम खाओ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहो। फूड ऑफ पेशेंट चॉइस, और अलग अलग प्रकार के फूड खाते रहो जो भी पेशेंट को पसंद है। अवॉइड हैवी मील्स, बहुत ज़्यादा भर के मत खाओ, ये भी अवॉइड करना चाहिए। हॉट एंड स्पाइसी जैसे पहले भी बताया था, और एंटीएमेटिक्स को एडमिनिस्टर करो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो। किस चीज़ से प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम वॉमिटिंग एंड नोज़िया। फिर आ जाता है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन को के बारे में गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे टू टेक मेडिकेशन ऑन टाइम, रेस्ट करने को कहेंगे, और जितनी भी केयर है एडवाइस फॉर फॉलोअप केयर, और केयर करने को कहेंगे।
या हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, या बता भी सकते हैं पेशेंट के रिलेटिव्स को अबाउट द डिसीज़ कंडीशन। सो उसकी तरीके से हम पेशेंट की कैसे केयर कर सकते हैं, ये उन पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को भी गाइड कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल बात है गैस्ट्राइटिस के बारे में कि वो क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, मैनेजमेंट क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। सो ओवरऑल इस एक डिसीज़ कंडीशन के बारे में हमने पता कर लिया। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो सो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ईज़िली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।